नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 14 अध्याय है ध्वनि साउंड, इस अध्याय को आपको जो सो पूरा इस वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक को समझाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितने भी जो क्रियाकलाप हैं या प्रयोग हैं उन प्रयोगों को जो सो सभी मैं एक्सपेरिमेंट के रूप में सभी एक्सपेरिमेंट को जो सो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा, तो आपको वीडियो जो सो पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। और इस अध्याय के जितने भी जो मेन नोट्स पॉइंट है, नोट का पॉइंट है, वो आप नोट करते जाइएगा। और आपको जो है सो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक खुद ही कर दीजिएगा, आपको मैं बार बार बोलूँगा नहीं। तो देखिए, कहा जाता है ध्वनि। देखिए, जिस प्रकार मैं सभी अध्याय में जो सो जिस प्रकार सभी अध्याय में जो है सो सबसे पहले उसके मैं क्या करता हूँ, हेडलाइन को उस छेड़ता हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं इसे देखता हूँ कि इसका ध्वनि जो है सो इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। तो देखिए, ध्वनि का अर्थ होता है महेंद्र सिंह धोनी नहीं, किसी का नाम धोनी यानी साउंड। ध्वनि जो हम आवाज़ उत्पन्न करते हैं उसे हम ध्वनि हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसे साउंड कहते हैं। जैसे कि होता है ना कि जैसे साउंड कम सुना रहा है तो ध्वनि कम आ रही है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ध्वनि के बारे में आप समझ चुके होंगे। फिर आगे कहा जाता है आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ सुनते हैं। सड़क पर चलती बसों, कारों, गाड़ी आदि के गड़गड़ाहट की आवाज़, चिड़ियों की कलरव की, मेढक का टरकना, गायों आदि का रमने को उसमें उनमें से उत्पन्न ध्वनि को ध्वनि ध्वनि के आधार पर पहचान पाते हैं। इन आवाज़ों को ध्वनि कहते हैं। अतः ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो मानव के कान में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के संपर्क स्थापित करने में यह हमारी सहायता करती है। देखिए, यहाँ तक आप समझिए, कहने का अर्थ ये बनता है कि ध्वनि जो सो एक ऊर्जा है। जैसे कि समझिए, आप जो सो बहुत अधिक ज़ोर से बोलते हैं, यानी कि बहुत अधिक आप ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो क्या करते हैं, उस ध्वनि को हम साफ साफ नहीं सुन पाते हैं। लेकिन अगर आप धीरे से बोलते हैं तो उस ध्वनि को हम सुन पाते हैं कि हाँ, जितना हमारे कान को सुनने लायक आवाज़ जो बोलते हैं तो उसे हम सुन लेते हैं और उसे समझ लेते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जितने प्रकार की जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि गाड़ी चलती है उसकी आवाज़, मेढक की आवाज़, टरटराने की आवाज़, ये सब मेढक उड़क की जो टरटराने की आवाज़ है, ये सब क्या है, सभी ध्वनि। यानी कि ध्वनि क्या बोल सकते हैं कि ध्वनि जो है सो लगभग सभी जीव जो सो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, या उसका ध्वनि अलग अलग है, उसका बात अलग है, लेकिन सभी जीव, जितने प्रकार के जीव हैं, वस्तु से भी ध्वनि उत्पन्न होता है। लेकिन हम अभी जीव का बात कर रहे हैं कि जीव से भी ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे कि इंसान भी है तो इंसान भी अपने ध्वनि उत्पन्न करता है और ध्वनि के माध्यम से ही जो सो एक दूसरे को जो सो क्या करते हैं, संपर्क करते हैं और बातचीत करते हैं। फिर हो जाता है कि जैसे कि जानवर में गाय आता है तो वो भी अपने ध्वनि के माध्यम से अपने जाति में बातचीत करते हैं। इस प्रकार से ध्वनि है। फिर आगे कहा जाता है, समझिएगा, अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है और हमारे चारों ओर जो है सो आप भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ सुनाई देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो है सो बीन को बजाया जा रहा है। फिर आप देखिए बांसुरी, ढोल, नगाड़े, इस प्रकार से ये जो कुछ झारखंड के वाद्य यंत्र किसे बजाए जाते हैं जिससे हमें अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, उसे वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये झारखंड के कुछ वाद्य यंत्र हैं जिसमें से ये मुख्य हैं, आप देख सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है बांसुरी को फूंक कर बजाया जाता है। अन्य वाद्य यंत्रों को किसी प्रकार बजाया जाता है। आइए जाने कि ये सभी ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है। और अब हम जानने का यह प्रयास करते हैं कि ये सब जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि ढोल, नगाड़े, बांसुरी, ये सबसे शहनाई से कि ध्वनि आखिर उत्पन्न कैसे होती है, ये चीज़ समझने का अब हम प्रयास करेंगे। क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है ये हमें समझना, कि ध्वनि कहाँ से और किससे उत्पन्न हो रही है ये हमें नहीं पढ़ना, लेकिन ध्वनि उत्पन्न किससे या कैसे होती है, कैसे हमें ध्वनि सुनाई देती है, किस प्रकार माध्यम में ध्वनि चलती है, इस प्रकार हमें समझना है। तो देखिए, कहा जाता है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार पहुंचते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ध्वनि है, समझिएगा, जैसे कि यहाँ आपके कान है, ठीक है, और यहाँ से किसी प्रकार का ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से आपके मित्र बोल रहे हैं, तो आपको किस प्रकार यहाँ ध्वनि सुनाई देता है। तो क्यों ध्वनि जो सो ध्वनि को गति करने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, क्या होती है, अभी आगे समझते हैं।
आगे कहा जाता है ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, ध्वनि भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों होती है, और ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, और ध्वनि जो है सो भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के कैसे होती है। ये भी हमारे मन में डाउट चलता है कि बांसुरी का आवाज़ अलग आता है, फिर हम जो बोलते हैं हमारा आवाज़ अलग है, हमारे घर परिवार हमारे मित्र हैं वो जो बोलते हैं उनका आवाज़ अलग अलग है। यानी कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप जो अगर आप जो आपके नज़दीकी में रहते हैं उसका आवाज़ सुन के आप पहचान जाएंगे कि हाँ हमारा वो मित्र जो है सो अभी बोल रहा था। मान लीजिए कि समझिए एक उदाहरण के माध्यम से आप एक कमरे में रहते हैं, ठीक है, एक कमरे में अपने रूम में रहते हैं, आप 4 मित्र रहते हैं, ठीक है, समझिएगा 4 मित्र रहते हैं, 4 मित्र रहते हैं और चारों के नाम अलग अलग है, एक का नाम ए बी सी और डी है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके रूम का लाइट अचानक कट जाता है, ठीक है, और आपके एक मित्र बोलता है कि जो सो लाइट जला दो या मोमबत्ती जलाओ, तो आप पहचान जाएंगे कि जो सो हमारा कौन सा मित्र जो सो बोला। कैसे पहचाने आप? उसके ध्वनि, जो वह ध्वनि उत्पन्न करता है उससे आप पहचान गए कि हाँ यही मित्र है, ए वाला मित्र है या बी वाला मित्र, कोई भी मित्र जो है एक मित्र है जो इस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करता है, इस प्रकार उसका आवाज़ है, तो उसे आप आवाज़ से भी जो सो पहचान सकते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर जितने जानवर हैं या जितने भी जीव हैं वो जो सो उन्हें हम ध्वनि से भी पहचान सकते हैं। जैसे गाय है तो गाय भी जो सो उसका एक अलग भाषा है, जैसे कौवा है तो उसका भी एक अलग भाषा है, यानी कि लगभग जीव जो है सो सभी अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो यही कैसे अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है ये हमें समझना है। देखिए अब कैसे अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। कहा जाता है हम ऐसे ही कई प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि ध्वनि आखिर अलग अलग उत्पन्न कैसे होती है। फिर आगे कहा जाता है ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे देखिए ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ये आप समझने का आपका जो है सो बहुत जो क्या बोल सकते हैं जो एक्साइटमेंट आप हैं वो आपका एक्साइटमेंट पूरा जो सब होते हुए आपको दिखाई देता है। जैसे देखिए आपके पास कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है और इस पर जो सो आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ सबसे पहले समझिए आपके पास एक लोहे का जो है डंडा जैसा है और एक पीतल का या किसी भी धातु का जो सो ग्लास है, आप उस पर जो सो थोड़ा सा क्या करते हैं मतलब चोट मारते हैं, या तो सीधा सीधी आप समझ सकते हैं आपका स्कूल का जो घंटी होता है जब वो बजाया जाता है तब क्या देखते हैं कि उस पर जो सो हथौड़ा से मारा जाता है या किसी वस्तु से मारा जाता है, तो आप वहाँ क्या देखते हैं कि जब वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो सो मार के कंपन किया जाता है तो हमें एक ध्वनि उत्पन्न होता है। यानी कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है? कंपन से। या तो आप बोल रहे हैं तो भी कंपन हो रहा है, या हथौड़ा मार के घंटी को बजा रहे हैं वहाँ भी कंपन हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, कंपन से, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में और डिटेल में बताया गया है। देखिए साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने पर उससे कंपन की अनुभव होती है। जब घंटी जब घंटी बज ना रही हो तो कंपन की अनुभूति नहीं होती है। इससे स्पष्ट होता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। इससे ये उदाहरण जो लिया गया है ये उदाहरण को आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जब आपके पास साइकिल रहेगा या है साइकिल आपके पास तो उसे क्या कीजिए, जो उसका घंटी होता है उसे बजाइए, और आप उसे बजाएंगे उस पर थोड़ा सा जो सो अपने हाथ से या उंगली से प्रेस कीजिए। आप देखेंगे कि अगर आप प्रेस करते हैं यानी कि थोड़ा सा उसे टच करते हैं तो क्या होता है, देखेंगे कि उससे जो सो थोड़ा सा वाइब्रेशन यानी कि कंपन उत्पन्न होती है उससे, और जो वही कंपन उत्पन्न होती है उसी कंपन के कारण से ध्वनि उत्पन्न होती है और वह ध्वनि जो सो हमें कान तक सुनाई देती है। यानी कि इससे हमें साफ साफ जो है सो पूरा तरह से मन से कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक बात का हमें ज्ञान हो जाता है कि ध्वनि जो उत्पन्न होती है वह कंपन से होती है। या आखिर आप बोल के ध्वनि उत्पन्न कर रहे हो या किसी प्रकार से भी ध्वनि उत्पन्न कर रहे हो, ठीक है। अब वो देखिए एक क्रियाकलाप को आपको कहा गया है उस क्रियाकलाप को समझिए। देखिए कहा जाता है एक पीतल का गिलास, एक पेंसिल लीजिए, गिलास को मेज पर रखिए और धीरे से गिलास के किनारे से पेंसिल को टकराइए। टक्कर मारने पर गिलास से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब गिलास के किनारों को छूइए तो कंपन की स्पष्ट रूप अनुभूति होती है, किंतु छूने से ध्वनि उत्पन्न होना बंद हो जाता है, और ध्वनि बंद हो जाने के बाद गिलास फिर छूने पर कंपन की अनुभूति नहीं होती है। इससे चित्र में दिखाया गया है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब आप पेंसिल और गिलास लेते हैं और जब उस पर जो है सो पेंसिल से थोड़ा सा ठोकर मारते हैं, कंपन करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है जब उस पर ठोकर मारते हैं तो वह कंपन होने लगता है उसमें और उससे आवाज़ ध्वनि उत्पन्न हो जाता है। और फिर आप देखते होंगे कि जब कंपन बंद हो जाता है तो आवाज़ भी जो सो बंद हो जाता है। यानी कि
यहाँ भी इस उदाहरण से भी स्पष्ट पता चलता है कि कंपन से ही जो सो ध्वनि उत्पन्न होती है। अब अगला क्रियाकलाप फिर कहा गया है। देखिए कहा जाता है एक रबर बैंड को एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए और दिखाए गए अनुसार आप कीजिए और क्या कीजिए, जो रबर बैंड है उसे जो सो पकड़ के खींच दीजिए। आप देखेंगे कि उससे भी जो सो एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है और वह भी ध्वनि जो उत्पन्न हो रहा है वह कंपन के कारण ही होता है। अब देखिए सबसे पहले एक और अर्थ निकलता है कि आखिर कंपन है क्या। कंपन अभी हम बात करें तो कंपन आखिर है क्या। देखिए क्या होता है कंपन, ये टॉपिक समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ध्वनि के बारे में समझ रहे हैं कि ध्वनि जो सो कंपन से उत्पन्न होती है, लेकिन फिर हमें यही नहीं पता है कि कंपन आखिर होता क्या है, तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो देखिए कंपन क्या होता है। देखिए किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तने हुए एक रबर बैंड को बीच से खींचकर छोड़ा जाता है तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि उत्पन्न होना बंद हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि कंपन करती हुई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है और कुछ स्थिति में ये कंपन आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थिति में उनका आयाम इतना कम होता है कि वे दिखाई नहीं देते हैं, परंतु हम इन कंपनों की अनुभूति कर सकते हैं। देखिए कंपन का अर्थ क्या होता है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि एक किसी प्रकार का जो सो लोहा उस पर आप कंपन करते हैं तो क्या होता है, वो आगे पीछे होता है। इस प्रकार कर सकते हैं, ये आगे पीछे होता है। यानी कि आगे पीछे होने के कारण से मान लीजिए एक लोहा है तो इस पर आप जैसे प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ आता है फिर यहाँ आता है, यानी कि आगे पीछे होने के कारण से कंपन उत्पन्न होती है और उसी कारण से हमें एक ध्वनि क्रिएट होता है, वही ध्वनि हमें सुनाई देता है। फिर अब आगे कहा जाता है आप कुछ वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए एवं उससे कंपनित भागों को पहचानिए और सारणी में दिखाए गए स्थान को भरिए। देखिए कहा गया है सितारा तना हुआ तार है, बांसुरी वायु स्तंभ है, हारमोनियम धातु का पतली तार है, ढोल कंपन से बजती है उसे बजाया जाता है, नगाड़ा उसी प्रकार से, यानी कि जितने भी जो वाद्य यंत्र हैं, बजाने वाले यंत्र हैं, वो सभी कंपन के कारण से ही बजते हैं और अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। फिर आगे कहा जाता है आप मंजीरा घटका मिट्टी का बर्तन तथा करताल से परिचित होंगे। ये वाद्य यंत्र हमारे देश में अनेक भागों में बजाए जाते हैं और इन सभी वाद्य यंत्रों को केवल आघात कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। क्या आपने इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों को देखा है? आप भी कुछ वाद्य यंत्र बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे जो है सो मिट्टी का जो है सो ये घड़ा लेकर बजा रहा है, जिसे मंजीरा कहा जाता है, और एक और जिसे हम लोग अपने भाषा में इसे झाल यहाँ कहते हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं वो कमेंट में लिख के बताइएगा, लेकिन हम अपने यहाँ भाषा में झाल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्रियाकलाप को समझिए। कहा जाता है कांच के 5-6 गिलास लीजिए, इसमें जल इस प्रकार भरिए ताकि जल का स्तर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ते क्रम में हो और इस चित्र में दिखाया गया है। अब एक छड़ी में गिलास पर धीमी से एक के एक बाद आघात कीजिए, यानी कि उस पर वार कीजिए। आपको एक खुदरा ध्वनि का आभास होता है और यह वाद्य यंत्र जल तरंग होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि आपको इस प्रकार का 4-5 या जितने भी कटोरी लेकर इस प्रकार बैठा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जल जो है सो घटते हुए क्रम में जल इसमें डालते जाना है। ठीक है, और इस पर जो सो किसी डंडे से लेकर जो सो प्रहार कीजिए तो उससे भी एक जो सो मधुर प्रकार की अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है जो सुनने में अति ही मनमोहक लगती है। फिर आगे कहा जाता है जब आप सितार के तार को बीच से ही खींचकर छोड़ते हैं तो आपको केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है, आप संपूर्ण यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को सुनते हैं। इस प्रकार ढोलक की झिल्ली पर आघात करने से केवल झिल्ली की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, बल्कि संपूर्ण यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो ढोल होता है आप उसे जब बजाते हैं तो सिर्फ जो बजते मतलब जो कंपन होता है वही आवाज़ नहीं आता है, जो उसके वहाँ के जो वायुमंडल में, जैसे कि ढोल है ये समझिएगा
ये ढोल है। तो यहाँ के जैसे यहाँ जो बजाया जाता है तो यहाँ से जो ये वाइब्रेट होती है वही उसी की आवाज़ नहीं होती है, जो इसके यहाँ कण है उससे वाइब्रेट होते हैं और उससे जो सो ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर आगे कहा जाता है जब आप बोलते हैं तो क्या आपके शरीर का कोई भाग कंपित होता है। जैसे कि आप जब बोलते हैं तो आपका शरीर का किसी प्रकार का भाग उत्पन्न जो भाग है वह कहीं कंपन होती है, जिसके देखिए कंपन होगी तो ही तुम ध्वनि उत्पन्न कर पा रहे हैं, अर्थात कंपन अगर नहीं होगी तुम ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो कहीं भाग जो सो कंपन होती है जिसके कारण से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आगे समझिए, देखिए कहा जाता है मनुष्य द्वारा ध्वनि उत्पन्न की, मनुष्य जो है सो कैसे साउंड को जो सो क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर आगे देखिए समझिएगा, जैसे कहा जाता है आप कुछ समय तक चिल्लाकर बोलिए, गाना गाइए अथवा गुनगुनाइए, अपने हाथ से कंठ को स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपका हाथ जो है सो जो कंठमणि कहा जाता है, जो गले के सामने नीचे होता है उसे कंठमणि कहते हैं। अब उसे जो है सो छू के देखिए, आप क्या देखेंगे कि आप जितना बोल रहे हैं या गाना जिस समय गा रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ जो सो आपको थोड़ा सा वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होता है यानी कि कंपित होता हुआ अनुभव होता है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो वहाँ का कंपन भी बंद हो जाता है और आपका आवाज़ आना भी बंद हो जाता है। यानी कि वहाँ कंपन जैसे ही बंद होता है तैसे ही ध्वनि उत्पन्न होना बंद हो जाता है। आगे कहा जाता है मानव में ध्वनि वाद्य अंत कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है। जो हमारा कंठ है उससे जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रख के कंठ पर, और आप देखेंगे कि जो कंठ का उभरा हुआ भाग गले का है जिसे कंठ कहते हैं, तो वहाँ छू के आप देखेंगे तो वहाँ जो है कंपन होता आपको महसूस होगा, और कंपन जब होता है तो ही ध्वनि उत्पन्न होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और जब जो सो आप बोलते हैं तो फेफड़े में जो सो बलपूर्वक वायु की झिल्ली से बाहर निकलते हैं और वाद्य अंतर कंपित होता है। जो हमारा वाद्य अंतर कंपित होता है और वाद्य तंतु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। और वाद्य तंतु तने एवं ढीले स्थिति से अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और जो देख सकते हैं आप कि हम लोग का वाद्य अंतर जो है तो इस प्रकार से होता है, और ये गले का वाद्य अंतर है और इस प्रकार की झिल्ली होती है जिससे टकराने पर जो सो ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे कहा जाता है पतली, देखिए सॉरी क्रियाकलाप है ये, इस क्रियाकलाप को भी समझिए। चौथा देखा जाता है पतली रबड़ की दो एक समान पट्टी लीजिए और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर तानिए। ठीक है, रस कस कर तानिए। अब उसके बीच के दरारे में हवा फूकिए। क्या हवा फूकने से ध्वनि उत्पन्न होता है? क्या इस प्रकार अपने वाद्य तंत्र से भी ध्वनि उत्पन्न होता है? इस क्रियाकलाप को चित्र इतना में आप देख सकते हैं, और इस क्रियाकलाप को देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये किस प्रकार से यहाँ ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार से जो है सो हमारे वाद्य अंतर में भी जो हमारा कंठ है वहाँ से ध्वनि उत्पन्न इसी प्रकार होता है। देखिए अब आगे कहा जाता है पुरुष के वाद्य तंतु की लंबाई लगभग, जो हम लोग का जो पुरुष जो होते हैं पुरुष जाति का, उसका वाद्य तंत्र का लंबाई जो है सो 20 mm एवं महिलाओं के वाद्य तंत्र की लंबाई लगभग 15 mm होती है। यानी कि पुरुष का जो है सो 5 mm महिलाओं से जो है सो लंबी होती है, और वाद्य तंतु की लंबाई लगभग 15 mm होती है। और बच्चों के वाद्य बहुत छोटे होते हैं, इसलिए पुरुष महिला तथा बच्चों की वाद्य ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। और छोटे बड़े होने के कारण से मनुष्य की जो है सो आवाज़ जो है ध्वनि जो है सो वह भिन्न भिन्न तरह के उत्पन्न होता है। बच्चे में आपका आवाज़ अलग होगा, बड़े होने के बाद आपका आवाज़ अलग हो जाता है, और जो सो जो स्त्री जाति होते हैं, जो लड़की होते हैं, उनका भी आवाज़ जो सो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे एक मेन टॉपिक भी है, इस टॉपिक को भी आप ध्यान में रखकर जो सो आगे पढ़िएगा। देखिए कहा जाता है ध्वनि संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता। यानी कि मान लीजिए कि देखिए अभी मैं आपको जो ध्वनि उत्पन्न करके दे रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं उसके लिए भी एक तो माध्यम है, और क्या माध्यम है आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले समझिए कि ध्वनि जो हमारा उत्पन्न होता है, और हमारे जैसे कि
आप समझिए, आप हैं और आपके मित्र हैं, तो आप ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात आप बोल रहे हैं, तो आपका मित्र सुन पा रहा है। आखिर कैसे सुन लेता है? आखिर क्या होता है जो वह ध्वनि ध्वनि के रूप में कन्वर्ट होके आपके मित्र को जो आप बोलते हैं वही सुनाई देता है? तो ऐसा क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कहा जाता है जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपने मित्र को पुकारते हैं तो आपके मित्र आपकी आपकी आवाज़ आपकी आपकी आवाज़ को सुन पाता है, और उससे उससे उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है, कि आप जो बोलते हैं आपकी ध्वनि उसके पास कैसे पहुंचती है, यही आपसे पूछा जा रहा है, और यही प्रश्न का उत्तर आगे आपको मिलेगा। देखिए, कहा जाता है ध्वनि का वायु में संचार। जो ध्वनि होता है, जो साउंड है, उसका जो है सो एक जगह से दूसरे जगह तक वायु में किस प्रकार जाता है, संचार उसे कहा जाता है। एक जगह से दूसरे जगह से, यानी कि आप यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, तो आपके मित्र यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इस डिस्टेंस में आखिर ध्वनि कैसे जाता है, वायु में कैसे जाता है, ये समझिए। देखिए, क्रियाकलाप करने को कहा जा रहा है। देखिए, कहा जाता है आप एक प्लास्टिक का बोतल लीजिए, बोतल के निचले आधे भाग को काट कर हटा दीजिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ दिखाया गया है। फिर आगे कहा जाता है अब बोतल में एक मोबाइल एवं चलती एवं चल चकती पर रख दीजिए तथा उसे बोतल के ऊपर भाग से ढक दीजिए, और चकती एवं बोतल के कोर के बीच मोम लगा दीजिए ताकि वायु बाहर से भीतर प्रवेश नहीं करे और वायु भीतर से बाहर नहीं आ सके। आप अपने मित्र से इस मोबाइल पर किसी दूसरे फ़ोन से टेलीफोन करने को कहिए। अब बोतल के मुंह से निकास नली द्वारा युक्त एक कॉर्क लगा लीजिए और निकास नली द्वारा वायु चूसक पंप से के माध्यम से बोतल के अंदर वायु का धीरे धीरे निकाल लीजिए। ऐसे करने पर मोबाइल घंटी की ध्वनि धीरे धीरे धीमी होती जाती है। जब बोतल की वायु लगभग निकल जाती है तो मोबाइल की घंटी सुनाई नहीं देती है, नहीं सुनाई नहीं पड़ती है। जैसे समझिएगा, आप अब समझ लीजिए, जैसे कि आपके सामने जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही दिलचस्प, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है। जैसे देखिए, कहा जाता है कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए, यानी कि आप यहाँ खड़ा हैं और आपके मित्र यहाँ खड़ा है और आप यहाँ से बोल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो क्या माध्यम है ये समझिएगा। जैसे कि कहा गया कि आप आप यहाँ चित्र में फिगर में देख सकते हैं कि एक जो है सो बोतल लेने को कहा गया और उस बोतल के अंदर मोबाइल को रखने को कहा गया, और मोबाइल को रख देता है और दूसरा मित्र क्या करता है, उस मोबाइल पर टेलीफोन करता है। तो क्या होता है, मोबाइल जो है सो आवाज़ रिंगटोन उसका बजने लगता है। लेकिन फिर आगे क्या किया जाता है कि उस जो बोतल के अंदर रखा जाता है, कांच के शीशा के अंदर रखा जाता है, उससे वहाँ का जो है सो पूरा हवा निकाल लिया जाता है। और आपको पता है कि जब किसी भी जगह का हवा जो है सो निकल जाता है तो वह जो सो वैक्यूम बन जाता है, यानी कि निर्वात की तरह वहाँ कार्य करने लगता है। अब आप सोचिएगा कि निर्वात आखिर क्या है, तो निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहाँ जो सो माध्यम नहीं होती, यानी कि वहाँ जो सो ना ध्वनि सुन सकते हैं आप, ना वहाँ वायु नहीं होती, ये समझ लीजिए, वहाँ वायुमंडल नहीं होती है। और इस प्रकार का क्रिएट आप अंतरिक्ष में देखते होंगे कि सैटेलाइट सब कैसे होता है, तो समझिएगा। तो क्या होता है कि वहाँ जब टेलीफोन उस पर किया जाता है, उस मोबाइल पर, जब उससे वायु पूरा निकाल दिया जाता है उस कांच के शीशे से, तब क्या होता है, तब जो सो ध्वनि आपको थोड़ा सा भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसमें वायु को छोड़ा जाता है, तब धीरे धीरे आपको जो सो उस टेलीफोन का आवाज़ जो सो आपको सुनाई देने लगता है। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि हमें ध्वनि को, मान लीजिए कि इस डिब्बे से निकल कर जो सो आपको सुनने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, और वह माध्यम क्या है, वायु। तो अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि का संचार नहीं होगा। संचार का अर्थ हुआ कि ध्वनि आप सुन नहीं सकते हैं। तो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या सुनने के लिए, संचार के लिए माध्यम की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो यही बात है कि ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए या हमें जो सुनाई देता है उसके लिए माध्यम बहुत ही आवश्यक है। आपको पता होगा, आपको बता देते हैं कि नहीं पता होगा लेकिन आपको बता देते हैं कि जब आप चाँद पर बोलेंगे तब आपका आवाज़ जो सो कोई वहाँ सुन नहीं सकता। अगर दो मित्र हैं तो चाँद पर आप लोग अगर बातचीत करना चाहते हैं आवाज़ के जरिए, ध्वनि के जरिए, तो वहाँ बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो सो बोतल की तरह जो सो क्या है, निर्वात है, वैक्यूम है, वहाँ से हवा नहीं है, तो वहाँ आवाज़ जो सो आप
बोलेंगे तो आपका आवाज़ जो सबके मित्र तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है। अब आगे कहा जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? बोतल में वायु की मात्रा कम होने पर हुआ। जो आपको पूरा बात बताएं यहाँ, वह पूरा बात का जो सो बताया गया है। ठीक है। लेकिन अब आगे देखते हैं, निर्वात के भी बारे में आपको बताएं, लेकिन यहाँ भी बताया गया। तो देखिए थोड़ा सा किताब का भी बात समझ लेते हैं कि किताब में क्या कहा गया। जैसे कहा जाता है क्या होता है निर्वात? जब बोतल से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है बोतल में निर्वात है। यह स्थिति किसी भी बर्तन के लिए हो सकती है। जब बर्तन में निर्वात हो तो ध्वनि ध्वनि तकनीकी भी सुनाई नहीं देती है, तनिक भी सुनाई नहीं देती है, अर्थात ध्वनि निर्वात में संचित नहीं होती है। और इससे हमें पूरा तरह से निष्कर्ष निकल जाता है कि जो ध्वनि जो होता है वह निर्वात में हमें सुनाई नहीं देती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे कहा जाता है ध्वनि द्रव से संचरित, यानी कि ध्वनि जो सो आप पानी में भी जो सो संचरित हो सकता है, यानी कि पानी से भी। मान लीजिए कि आपके मित्र 2 मित्र हैं आप, और या 3 भी मित्र हो सकते हैं, और आपके मित्र जो सो पानी में अगर नीचे जाके आवाज़ देता है और आप भी पानी के नीचे हैं और कान लगा के सुन रहे हैं, तो आपको वह ध्वनि जो है सुनाई दे देगा। हाँ, लेकिन क्या जो वायु की अपेक्षा में थोड़ा सा उसमें कम, क्योंकि ध्वनि का चलने का हर जगह का जो स्पीड है वो अधिक होता है। वायु में कुछ ज़्यादा स्पीड से चलता है, तो पानी में कुछ कम स्पीड से चलता है, ठोस में कुछ ज़्यादा स्पीड से चलता है। ये बात है। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, समझिए। देखा जाता है, एक बाल्टी के 3/4 पानी लीजिए, पानी के अंदर 2 पत्थर को आपस में रगड़ते और बाल्टी के बाहरी सतह से कान लटाकर रखिए। आपको पत्थर रगड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि आप पानी में पत्थर को रगड़ रहे हैं बाल्टी के अंदर, लेकिन आपको आवाज़ जो है सुनाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि पानी भी जो सो एक माध्यम है, जो माध्यम के जरिए हमें पानी के माध्यम के जरिए हमें ध्वनि सुनाई दे रहा है। फिर आगे आ जाता है, क्या बाल्टी से कान हटा देने पर पत्थर रगड़ने की आवाज़ सुनाई देती है? नहीं, क्योंकि देखिए पानी तक ही आवाज़ हमें आती है। फिर आगे कहा जाता है, इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट है कि ध्वनि पानी द्रव से होकर भी संचरित हो सकता है। सही बात है। और इस क्रियाकलाप से हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो हमारा ध्वनि है, जो हमसे उत्पन्न होता है या किसी भी वस्तु को कंपन करने पर उत्पन्न होता है, वो पानी के जरिए भी जो सब सुन सकते हैं। इसका अर्थ आपको मैं जो सीधा बताया था उदाहरण, वो वही उदाहरण है कि आपके मित्र हैं और आप जो सो पानी के अंदर आपके मित्र बोल रहा है और आप भी पानी के अंदर कान लगा कर बैठे हैं, तो आपको क्या होगा, वो आवाज़ सुनाई देगा। लेकिन हाँ, जो आप वायु में सुन रहे थे जल्दी, थोड़ा सा वहाँ जो सो धीमी गति से सुनाई देगा। ये बात हो सकता है, लेकिन आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो पानी में भी जो सो ध्वनि संचरित हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, ये कहा गया है। फिर आगे कहा जाता है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वेल एवं डॉल्फिन जल के अंदर संकेत का आदान प्रदान किस प्रकार कर पाते हैं। अन्य जल प्राणी भी जलों के अंदर संदेश का आदान प्रदान ठीक इसी प्रकार करते हैं। यानी कि जो जल के प्राणी जो होते हैं, जो जल में रहते हैं, वह भी जो सो अपने जो सो ध्वनि उत्पन्न करते हैं और संदेश एक दूसरे को भेजते हैं इसी प्रकार। ठीक है। अब आगे कहा जाता है, ध्वनि का ठोस माध्यम में संचरित। देखिए, आप द्रव में देख लिए, गैस में देख लिए, अब आपको जो सो ठोस में देखने का बचा है। तो ठोस में भी जो सो ध्वनि के बारे में आप समझ लीजिए कि ठोस के बारे में भी जो सो क्या बताया जाता है। देखिए, कहा जाता है, धातु की एक लंबी छड़ लीजिए, ठीक है, जो लोहे की हो या किसी भी धातु की हो, इससे एक सिरे पर अपने कान सटाकर रखिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, रखिए और अपने मित्र को छड़ के दूसरे सिरे से धीरे धीरे रगड़ने को कहिए। क्या आपको खरोंचने की ध्वनि सुनाई देती है? और इस क्रियाकलाप को अपने मित्र से करने के लिए कहिए। मित्रों से पूछिए कि क्या ये खरोंचने की ध्वनि सुनाई पड़ी। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो आप मेटल की वस्तु धातु लिए हैं, उसमें भी जो सो ध्वनि संचरित होती है। जैसे कि जो रड लिए, छड़ लिए, अगर वहाँ जो सो खरोचा जा रहा है और कान एक सिरे पर खरोचा जा रहा है और कान आप दूसरे सिरे पर लगाएं, तो ध्वनि आपको दूसरे सिरे पर भी सुनाई देती है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब आगे देखिए, कहा जाता है, क्या आप अपने विद्यालय के हॉल में रखी लकड़ी की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर अपने कान को रखिए और
अपने मित्र से मेज के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने को कहिए। क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन पाते हैं? इस क्रियाकलाप को अपने मित्र को करने के लिए कहिए। मित्र से पूछिए कि क्या ये भी खरोंचने की ध्वनि सुन पाएँ। कहने का अर्थ ये बनता है कि जैसे कि अब आपको लोहे में सुननी है, अब जो सो आपको जो लकड़ी का आपके स्कूल में या विद्यालय में जो टेबल होता है, आप वहाँ क्या कीजिए, आपके मित्र जो है सो आप मित्र को खरोंचने को कहिए और आप कान लगा के एक सिरे को खरोंचने के कहिए मित्र का, और दूसरे सिरे को कान लगाकर सुनिए। तो आपको क्या होगा कि जो वह मित्र आपको दूसरे सिरे को खरोंच रहा है और आप जिस सिरे पर बैठे हैं या सुन रहे कान लगा के, उस सिरे पर जो है सो खरोंचने का आवाज़ आपको सुनाई देता है। यानी कि इससे भी पता चलता है कि ध्वनि जो है सो यहाँ भी संचरित हो सकता है। फिर आगे कहा जाता है, आपने अनुभव किया होगा कि ध्वनि का संचार धातु या लकड़ी में हो सकता है। इससे प्रमाणित होता है कि ध्वनि किसी भी ठोस में संचरित हो सकती है। और इससे क्या प्रमाणित हो जाता है कि ध्वनि जो है सो किसी भी जो माध्यम है उसमें जो है सो ठोस में, द्रव में, गैस में, किसी में भी जो है सो संचरित हो सकता है। आइए इसके लिए हम एक मनोरंजक क्रियाकलाप करें और एक इसके लिए मनोरंजक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए कहा जाता है क्रियाकलाप 7, टीन के 2 खाली डिब्बे लीजिए। डिब्बे के पेंदों में छेद कर लीजिए। एक डोरी से एक सिरे को एक डोरी से घुसाकर गाढ़ दे दीजिए और डोरी के दूसरे सिरे को दूसरे डिब्बे के छेद से घुसाकर गाढ़ दे दीजिए और एक डिब्बे को अपने कान के सटाकर दूसरे डिब्बे से अपने मित्र को बोलने को कहिए। क्या आप अपने मित्र की आवाज़ सुन पाएँ? क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरी से भी संचार हो रही है? उपरोक्त क्रियाकलाप से आपने जाना कि कंपित वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। ध्वनि का संचरण वायु, द्रव, ठोस तीनों तरह के माध्यम में होता है और ध्वनि किसी माध्यम में किसी दिशा में संचरित हो सकती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब आपके मित्र जो सो रस्सी के द्वारा और टीन के गिलास के द्वारा जो सो जब बोलता है तो आपको ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है। और इससे आप जो सो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि जो सो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों जगह जो है सो संचरित हो सकता है और किसी भी दिशा में हो सकता है। ध्वनि का कोई फिक्स नहीं है कि इसी दिशा में जो है सो या ध्वनि हमें सुनाई दे या संचरित हो। ठीक है, ये बात कहा गया है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है, हम ध्वनि को अपने कानों से सुनते कैसे हैं, कि हम अपनी ध्वनि जो हमें सुनाई देती है वो हम अपने कान से कैसे सुनते हैं। तो देखिए, कान में बाहरी भाग की फ्लैग जैसी होती है। जब ध्वनि किसी ध्वनि स्रोत से अपने कान में प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है और नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली मजबूत से तनी होती है और इस तनी झिल्ली को कर्णपटल कहते हैं। और कर्णपटल से कार्य को जानने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे को एक कर्णपटल बनाइए और प्लास्टिक का एक डिब्बा लीजिए और इसके दोनों सिरे काट दीजिए और ताकि इससे जो सो रबड़ का बेल्ट कसकर बांधे, ताकि गुब्बारे के ऊपर अन्य कुछ दाने रखिए। अब आप अपने मित्र से डिब्बे से खुले सिर पर कुछ बोलने के लिए कहिए। कहने का अर्थ ये बनता है कि ध्वनि जो है सो आपके कान में किस प्रकार सुनाई देता है, जो आपके कान होता है उसमें जाता है, फिर कान के रास्ते के माध्यम से जो है सो हमारे क्या होता है, जो हमारे कान का जो पर्दा होता है उस पर पहुंचता है और हमारे मस्तिष्क जो है सो समझता है कि यह किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न हुआ है। फिर आगे कहा जाता है, कर्णपटल में एक मजबूत तनी रबड़ की झिल्ली के समान होती है और ध्वनि के कंपन के कारण कर्णपटल कंपित होती है और कर्णपटल इन कंपन अंतरिक्षों को भेज सकता है और अंतरिक्ष कर्णों में एक प्रकार द्रव तथा तंत्रिका कोशिका जिसका स्वयं मस्तिष्क में रहता है और आंतरिक कार्यों में पहुँचे कंपन
से ये द्रव कंपन करने लगते हैं और द्रव में उत्पन्न कंपनों को तंत्रिका कोशिका संकेतों में परिवर्तन कर मस्तिष्क को भेज देता है और मस्तिष्क इस संदेश को ध्वनि के रूप में परिवर्तन कर देता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब हमारा कान का जो कर्णपटल है उससे ध्वनि उससे होकर जाता है और जब जो कान के पर्दे पर पड़ता है तो उस कान के पर्दे जो सो उस ध्वनि को जो सो तंत्रिका कोशिका को भेज देता है और वह तंत्रिका कोशिका क्या करता है, उस आवाज़ को जो सो क्या करता है, उस ध्वनि को मस्तिष्क को भेज देता है और मस्तिष्क समझता है कि कोई किस प्रकार का यह ध्वनि है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो सो यहाँ प्रोसेस हो रहा है, किस प्रकार हमारा कान होता है। सावधानी, कानों में तीखी, कठोर एवं नुकीली वस्तु नहीं डालना चाहिए। ये कर्णपटल को क्षति पहुंचा सकता है और यह कर्णपटल क्षतिग्रस्त होने से बहरे हो सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा कान है वह 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमें किसी प्रकार का माचिस का तिल्ली हो सकता है या किसी नुकीली वस्तु को कान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो सकता है, हमारा जो कान का पर्दा है उसे यह खराब कर सकता है और इस प्रकार हमारा कान जो है सो आवाज़ को सुनने में सक्षम नहीं हो पाएगा, यानी कि हम बहरे हो सकते हैं अगर इस प्रकार के किसी नुकीले वस्तु को कान में डालते हैं तो। फिर आगे कहा जाता है कंपन या आयाम, आवृत्ति या आवर्तकाल। ये सब क्या होता है समझिए कि कंपन, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है सो आगे जाकर अगले कक्षा में या आप 10 क्लास में पढ़ेंगे तो ये सब बातें जो सो आपको ध्यान में अगर यहाँ होगा तब आपको वहाँ जो सो ज़्यादा मेहनत करने का आवश्यकता नहीं होगा। तो यहाँ समझते जाइएगा कि कंपन क्या है, आयाम क्या है, आवर्तकाल क्या है और आवृत्ति क्या है। देखिए समझिएगा। देखिए कहा जाता है आप जानते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा बिना परिवर्तन किए उसकी सतह का एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, ऊपर नीचे या बार बार कंपन कहलाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि कोई भी वस्तु है अगर वो आगे पीछे या ऊपर नीचे या किसी भी तरह से वह किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा है तो वह कंपन कहलाता है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो हमारा साइकिल का घंटी होता है उसमें भी इसी प्रकार होता है। फिर स्कूल का जो घंटी होता है, विद्यालय में आप घंटी को देखेंगे जो बजाया जाता है वह भी इसी प्रकार होता है कि उसमें आगे पीछे होता है तब उससे कंपन उत्पन्न होता है और कंपन उत्पन्न होता है उससे ही हम लोग ध्वनि उत्पन्न भी होता है। फिर उसे दोलन गति और उसे क्या कहते हैं, कंपन कहलाता है और यह दोलन गति का एक उदाहरण और वह जो सो एक दोलन गति का भी एक उदाहरण है। आयाम, देखिए आपका आगे कहा जाता है आयाम, कंपन करती वस्तु के मध्य स्थित ये अधिकांश विस्थापन को आयाम कहते हैं। यानी कि जो वस्तु कंपन करती है उसके बीच में स्थित जो अधिकांश जो दूरियां बनती है बार बार, जैसे कि कंपन करती वस्तु एक ये स्थिर वस्तु था, ठीक है, और कंपन करती तो यहाँ जाती तो ये डायरेक्शन सीधे डायरेक्शन में करेंगे, जैसे इस प्रकार से इधर डायरेक्शन और इधर डायरेक्शन में, तो जो इनके बीच का जो डिस्टेंस बनता है वो विस्थापन को ही आयाम कह देते हैं, ठीक है। जो सीधा डायरेक्शन बनता है विस्थापन को ही आयाम कह देते हैं और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और आयाम का एसआई मात्रक मीटर होता है। फिर आता है आवर्तकाल, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगा समय को आवर्तकाल करते हैं। और मान लीजिए कि एक बार आगे होना एक बार पीछे होना, जो पूरा समय लगता है आगे पीछे होने में उसे आवर्तकाल कर देते हैं, पूरा उस समय को आवर्तकाल कर देते हैं और इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। फिर आवृत्ति, कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड पूर्ण कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। और जो आवृत्ति जो होता है कि कंपन करती वस्तु की प्रति सेकंड पूरी कंपन की संख्या जो होती है उसे आवृत्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक जो एसआई यूनिट होता है उसे हर्ट्ज कहते हैं, HZ लिखा जाता है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 30 पूर्ण कंपन करती है तो इसकी आवृत्ति 30 हर्ट्ज होती है। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या आप ध्वनि में उसके आयाम तथा आवृत्ति के आधार पर अंतर कर सकते हैं? प्रबलता तथा तारत्व। अब आ जाता है आगे कि प्रबलता क्या है और तारत्व क्या है, समझिएगा।
प्रबलता और तारत्व क्या है, क्रियाकलाप के माध्यम से। ये सब क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट है, आप इन क्रियाकलाप को ध्यान से समझते जाएगा। जैसे कहा जाता है, आप धातु का एक गिलास लीजिए, धातु के एक चम्मच को धीरे से गिलास के किनारे से टकराइए, गिलास से ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि सुनाई देती है। अब गिलास पर चम्मच को जोर से टकराइए, पुनः ध्वनि उत्पन्न सुनाई देती है। क्या गिलास पर चम्मच को जोर से टकराने पर ध्वनि अधिक प्रबल होती है? सही बात है। आप धागे के सहारे थर्मोकोल की एक छोटी छोटी गेंद को इस प्रकार लटकाकर ताकि वह गिलास को छुए ना, गिलास को कंपित कराए गेंद विस्थापित हो जाती है, और गेंद जितनी दूरी विस्थापित हो जाती है वही गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करता है। जब कंपित करती वस्तु या आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद धीमी हो जाता है, परंतु वस्तु के आयाम अधिक होता है उत्पन्न प्रबल उच्च हो जाती है। अंत में गिलास को पहले कम तथा बाद में अधिक बल से कंपित कीजिए। दोनों स्थिति में कंपन में आयाम की तुलना कीजिए। देखिए, कहने का अर्थ ये बनता है कि जब गिलास पर आप जोर से वार करेंगे तो क्या होता है, जो जोर से वार करेंगे तब क्या होता है, उससे ध्वनि हमें कम उत्पन्न होती है और हमें धीमी ध्वनि सुनाई देती है। फिर अगर आप जोर से उस पर जोर से अगर आप ठोकर लगाते हैं तो उससे ध्वनि हमें अधिक सुनाई देती है, और अधिक सुनाई देती है यानी कि उससे जो प्रबलता उसका है और आयाम जो है सो अधिक है। आप देख सकते हैं कि धीमी ध्वनि का कंपन किस प्रकार होता है, कि किस प्रकार इसका ग्राफ है, और जो ऊंचा यानी कि जो जोर से हमें ध्वनि सुनाई देती है वह किस प्रकार का ग्राफ बन के आता है। अब आगे कहा जाता है गिलास को ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए, यदि आयाम 3 गुना हो जाता है तो प्रबलता 9 गुना हो जाता है। अगर आयाम 3 गुना है तो प्रबलता 9 गुना हो जाता है। और ध्वनि की प्रबलता का मात्रक, ध्वनि का जो प्रबलता होता है उसका मात्रक होता है डेसीबल, यानी कि उसे डीबी में जो सो मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता कितनी है उसकी मात्रा होता है डेसीबेल, ठीक है, उसे डीबी में मापा जाता है। देखिए, सामान्य जो हम श्वास लेते हैं 10 डेसीबल होता है, मंद फुसफुसाहट जो होता है 30 डेसीबल होता है, सामान्य बातचीत 60 में होता है, वस्त आता वह 60-70 में होता है, औसत फैक्ट्री में 80, तेजी संगीत जो तेज से बजता है 110, पटाखे की आवाज़ 140, उड़ने वाले उड़ान भरते समय वायुयान 180 डेसिबल की आवाज़ जो सो उत्पन्न करता है, प्रबलता से करता है, तो हमें उसका आवाज़ जो सो ऐसा लगता है कि कान जैसे फट जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का आवाज़ उत्पन्न होता है। 80 डेसिबल से, देखिए अब आगे बोला जाता है कि 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता की ध्वनि अधिक शोर वाली होती है। जब 80 से अधिक जो प्रबलता वाली जो डेसिबल वाली ध्वनि होती है वह जो शोर वाली ध्वनि होती है उसे सुनने में हमें जो सो उतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन 80 से जो कम होते हैं वह सुनने में हमें अच्छे और प्रिय लगते हैं। कष्टदायक होता है, वह कष्टदायक होता है। फिर आगे कहा जाता है किसी महिला की ध्वनि की तुलना एक पुरुष से कीजिए, क्या इनमें कुछ अंतर है? यदि दोनों ध्वनि समान रूप से प्रबल हो फिर भी उसमें कुछ भिन्नता है। इस प्रकार किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एवं वयस्क से कीजिए, क्या इसमें कुछ अंतर है? यानी कि कहने का अर्थ ये बनता है कि आप एक बच्चे की ध्वनि को सुन के देखिए, एक बड़े की सुन के देखिए और एक औरत के सुन के देखिए, तो तीनों के ध्वनि में जो सो आप बहुत ही डिफरेंट पाएंगे कि जो स्त्री की ध्वनि है वह थोड़ी सी सुरीली और पतली निकलती है, पुरुष की ध्वनि मोटी निकलती है, और जो बच्चे की ध्वनि है वह स्त्री और पुरुष दोनों से ही पूरा तरह से अलग निकलती है। फिर आगे कहा जाता है समझिएगा, ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व उसकी आवृत्ति से निर्धारित होती है। या कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारत्व कम है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होता है तो ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। इस कारण ऐसी ध्वनि तीखी और पतली होती है। जिस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कम होती है उसका तारत्व भी कम होता है। ऐसे ध्वनि को भारी मोटी ध्वनि कहते हैं। जैसे ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, जिसे कम तारत्व
की ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि सीटी 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 की आवृत्ति अधिक अधिक होने से या अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे इसकी आवाज़ तीक्ष्ण होती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो ढोल की आवाज़ आती है उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है और जो कंपन उत्पन्न होती है वो भारी भारी होती है। आप ग्राफ उसका देख सकते हैं कि ये कितना इसका आवर्तकाल अधिक है, लेकिन जो भिसिल होता है, जो सीटी जो होता है, उससे जब ध्वनि बजाया जाता है तो उसका तारत्व कितना कम है, उसका आवर्तकाल कितना कम समय में वह कितना अधिक दूरी तय कर रहा है, ये आप समझ सकते हैं। या उसका ग्राफ को देख के आप समझ सकते हैं कि वह कितना तारत्व उसके अंदर है। फिर आगे कहा जाता है शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, जबकि पक्षी द्वारा उत्पन्न ध्वनि उच्च तारत्व की होती है, परंतु शेर की दहाड़ अधिक प्रबल और पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी आवाज़ आपके शिक्षक की आवाज़ से भिन्न है? क्योंकि हमारे शिक्षक जो है, ये आप लिख सकते हैं कि हमारे शिक्षक जो है वह व्यस्त नागरिक हो गए हैं, यानी कि वह एक पूरा तरह से पुरुष बन गए हैं, और उनके जो कंठ हैं, जहाँ से कंठ का वाद्य यंत्र जो है वह पूरा तरह से विकसित हो गया, जिससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वह हमारे ध्वनि उत्पन्न होने के यंत्र से डिफरेंट है और हमारे ध्वनि से बहुत ही अलग है। फिर आगे कहा जाता है ये सब टॉपिक जो तारत्व जो बताएं, ये सब टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कहा जाता है श्रवण और प्राश्रवण तथा आश्रवण क्या होता है ये समझिए। कि श्रवण कितने ध्वनि को आप सुन सकते हैं, फिर प्राश्रवण कितने ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, और आश्रवण जिसे हम सुन ही नहीं सकते हैं। जैसे समझिए, कहा जाता है आप जानते हैं कि एक कंपित वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या आप सभी कंपित वस्तु को ध्वनि सुन सकते हैं? यही कंपित वस्तु के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकेंड 20 हर्ट्ज से कम हो तो मानव कान नहीं सुन सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर 20 हर्ट्ज से अगर ध्वनि कम उत्पन्न हो रहा है तो उस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। और जो भूकंप आता है उसका जो 120 हर्ट्ज से कम का ध्वनि रहता है, जिसके कारण से हम नहीं सुन सकते हैं। और बहुत ऐसी ध्वनि है जिसे जो 120 हर्ट्ज से अगर कम हो तो उसे हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर आगे कहा जाता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान द्वारा संसूचित नहीं किया जा सकती है, और ऐसी ध्वनि को आश्रवण ध्वनि, यानी कि जो ध्वनि को आप नहीं सुन सकते हैं उसे आश्रवण ध्वनि कहते हैं। यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को आश्रवण ध्वनि कहते हैं। इसी तरह 20,000 कंपित प्रति सेकेंड हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि मानव कान द्वारा संसूचित नहीं किया जा सकता, और मानव कान द्वारा 20 हर्ट्ज से अधिक तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि संसूचित होती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि आप 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को, उसके अंदर के ही जो ध्वनि को आप सुन सकते हैं। अगर आप 5 हर्ट्ज के ध्वनि से बोलते हैं या तारत से बोलते हैं तब वो ध्वनि को आप नहीं सुन सकते हैं। और पहली बात तो उतना कम आप बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। और 20,000 से अधिक आने की ध्वनि को आप उत्पन्न करते हैं तो मनुष्य जो उस ध्वनि को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है वैसे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो उसे स्वर्ण ध्वनि कहते हैं, और वैसी ध्वनि जिसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अंदर हो उसे स्वर्ण ध्वनि हम कह देते हैं। और ये बात तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कबूतर, मछली, हिप्पो इत्यादि 20 हर्ट्ज से भी कम ध्वनि को सुन लेता है, जिसके कारण से अगर आप कबूतर को मारना चाहेंगे तो पहले ही उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा द्वारा जो उत्पन्न हमारे पैर का ध्वनि, हमारे हाथ से ध्वनि जो उत्पन्न होता है वो पहले ही सुन लेता है, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से भी कम को सुन सकता है और वह समझ लेता है और जल्दी उड़ जाता है। फिर हिप्पो जो होता है, हिप्पोपोटामस, वो भी 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को सुन सकता है और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि वाले ध्वनि को आश्रवण ध्वनि कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि को प्रास ध्वनि कहते हैं। और प्रास ध्वनि का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। 20,000 से अधिक जो प्रास ध्वनि होता है। फिर आगे आता है बता देते हैं कि वेल मछली आश्वरण
व अपराध दोनों दोनों प्रकार के ध्वनि को सुन सकता है। यानी कि जो व्हेल मछली होता है वो 20,000 से अधिक ध्वनि को सुन सकता है और 20 हर्ट्ज के ध्वनि से कम को भी वह सुन सकता है। फिर आगे कहा जाता है शोर शोर तथा संगीत, कि शोर और संगीत से जो हमें ध्वनि सुनाई देती है वो कितने हर्ट्ज की होती है, कितने हर्ट्ज की नहीं होती है, ये भी जो है थोड़ा सा नॉलेज रखना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। समझिए, आप अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनि प्रतिदिन सुनते हैं। क्या सभी ध्वनि हमेशा सुखद होता है? सही बात है कि आप जितने भी ध्वनि को सुनते हैं, क्या जितने भी प्रकार की ध्वनि सुनते हैं रोज दैनिक जीवन में, सभी ध्वनि को सुनकर जो सो आपका मन खुश होता है? नहीं, बहुत ऐसा ध्वनि आपके मित्र ही उत्पन्न करता है, आपको बोलता है तो आपको चिल्ला के बोलता है, तो वो ध्वनि सुनकर आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि इतना जोर से तुम क्यों बोलते हो। और कोई आपके मित्र है जो बहुत अच्छे से प्यार से और कम ध्वनि के साथ बोलता है, तो वह बात जो है सुनने में बहुत ही अच्छा आपको लगता है। फिर आगे कहा जाता है ध्वनि आपको कर्षण से एवं अप्रिय लग सकता है। कुछ ध्वनि आपको मधुर एवं प्रिय लगती है जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती है। सड़क पर गतिशील कारों, बसों एवं ट्रकों के हॉर्न की ध्वनि मधुर नहीं होती है। ऐसा लगता है कि ये जो सो कान फाड़ सकता है। ये ध्वनि अप्रिय लगती है और इस प्रकार की अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, और जो बहुत ही तेज जो ध्वनि में सुनाई देती है उसे शोर कहते हैं। फिर आगे कहा जाता है आपको हारमोनियम अथवा सितार के ध्वनि उत्पन्न होती है और ये प्रिय लगती है, और इस ध्वनि को हम संगीत कह देते हैं कि यह ध्वनि जो सो संगीत है और इसे सुनने में हमें बहुत ही जो सो अच्छा लगता है। फिर आगे कहा जाता है शोर प्रदूषण। ठीक है, वातावरण में अधिकांश वाचंत्रिक ध्वनि अर्थात कोलाहल से उत्पन्न प्रदूषण को शोर ध्वनि कहते हैं। जैसे कि जो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होते देखेंगे उससे भी जो सो ध्वनि प्रदूषण होता है। और शोर प्रदूषण के मुख्य कारण है मशीनों का चलना, जैसे कि अब लाउड स्पीकर जो हमारे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बजाया जाता है, जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उससे भी जो सो बहुत ही शोर होता है, और वो भी जो सो ध्वनि को बहुत ही अधिक प्रदूषित करता है, और वह सब ध्वनि जो सो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर आगे आ जाता है बजना, वाहनों की ध्वनि, पटाखों का फटना आदि आपके घरों में कानों के स्रोत शोर उत्पन्न करते हैं। ऊंची आवाज़ में चलाए गए ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविज़न, वातानुकूलित कूलर आदि जितने भी प्रकार के हैं, इससे जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं वे ध्वनि हमें जो सो अच्छे नहीं लगते हैं सुनने में। फिर आगे कहा जाता है शोर ध्वनि प्रदूषण से नुकसान। शोर ध्वनि प्रदूषण से नुकसान क्या होता है ये समझिए। देखिए, कहा जाता है परिवेश में अत्यंत शोर अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण से चिंता, आनंदित नहीं, अति तनाव तथा बहुत से स्वास्थ्य संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। इसके कारण बहरेपन की बीमारी भी हो सकती है। जो इस प्रकार की जो ध्वनि प्रदूषण हो रही है, इससे जो सो बहरेपन की हमें जो समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर आगे कहा जाता है शोर को सीमित रखने के उपाय। शोर को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय इसके स्रोतों पर नियंत्रण करना। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए शोर करने वाले इंजनों, मशीनों, यातायात के वाहनों तथा घरेलू उपकरण आदि में साइलेंसर लगानी चाहिए, जिससे जो सो हमारा जो शोर होता है, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है वह कम हो जाए। ठीक है, जब साइलेंसर आप लगा देंगे तब उसका ध्वनि जो सो कंट्रोल में आ जाता है। फिर आगे कहा जाता है आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। वाहनों से हॉर्नों का उपयोग कम करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाली उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों में दूर स्थित करना चाहिए। टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि का ध्वनि प्रबलता कम करनी चाहिए, और ध्वनि प्रदूषण से हानि प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों तथा मकानों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारे लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ही एक बड़ा समस्या नहीं है, हमारे लिए जो है ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहा है। अगर आप ध्वनि प्रदूषण की समस्या पर या हम सब
रोक नहीं लगाएं तब जो सो बहरेपन का जो सो समस्या हमारे देश में बहुत देखने को मिलेगा। और आजकल के ज़माने में जो हमारे यहाँ जो है सो जो ईयरफोन होता है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण से आने वाले कुछ समय में जो सो आप देखेंगे कि बहरेपन का जो समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह जो सो ईयरफोन हेडफोन का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और वो सबसे जो सो अधिक साउंड में सुनने से क्या होता है कि जो कान का हमारा जो पर्दा होता है वह ख़राब, उस पर जो सो रोज़ सुनने पर क्या होता है डैमेज पहुंच जाता है, और वह जो सो ख़राब होने का उसका चांस होता है। तो आप वो उन सबों पर नियंत्रण लगाइए। फिर आगे कहा जाता है सावधानी, वाद्य यंत्र द्वारा कानों में लगाकर मोबाइल से संगीत सुनने एवं बात करते हुए सड़कों पर नहीं चलना चाहिए। यह दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। कि बहुत से लोग होते हैं कि ईयरफोन को कान में लगा लेते हैं और जो सो क्या करते हैं कि सड़क पर चलते हैं, और सड़क पर चलते चलते वो गाड़ी भी चलाते हैं, तो ये जो सो दुर्घटना का एक बहुत बड़ा शिकार आप हो सकते हैं। तो इस प्रकार का जो सो आप कार्य ना करें, ये आपको यहाँ से चेतावनी इस अध्याय के माध्यम से दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस अध्याय के पढ़ने से या समझने से आपको कितना नॉलेज प्राप्त हुआ। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों तक, और सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करेंगे तो क्या होगा कि आपके मित्र भी जो सो इस वीडियो को देखकर जो सो इस अध्याय को समझ पाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके प्रश्न उत्तर का लिंक दिया हुआ है, आप इसके प्रश्न उत्तर का जो सो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से सभी प्रश्न उत्तर जो सो आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फिर आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।